हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशन बुक को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिया था, यानी कि प्रस्तावना। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, कौन से वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करे थे, दैट इज़ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स, उनके ऊपर हमने एम्फेसाइज कर लिया था। सभी वर्ड्स के मीनिंग्स देख लिए थे। लास्ट में हमने केसेस भी डिस्कस करे थे। कौन कौन से थे? एक था बेरूबारी केस, जिसमें बोला गया था जो प्रीएम्बल है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे केस में केशवानंद भारती केस आया था, जो कि आया था आपके 1973। ये 1960 में था, दिस वाज इन 1973। तो 1973 में बोला गया कि 13 मेंबर्स की बेंच बैठी और उन्होंने बोला कि येस, जो प्रीएम्बल है दैट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद LIC ऑफ इंडियन यूनियन केस आता है, LIC ऑफ इंडिया केस, और जिसके तहत बोला जाता है कि पार्ट ही नहीं है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है, अखंड पार्ट है, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो एक बार ज़रूर से उस वीडियो को देखें। एंड देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को। देखो, जब भी आप कोई बुक ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में लिखा होता है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कुछ यूनिट्स के नाम होते हैं और उन यूनिट्स के अंदर फर्दर छोटे छोटे चैप्टर्स बन रखे होते हैं। एक यूनिट के अंदर 5 चैप्टर हो सकते हैं, 10 चैप्टर हो सकते हैं, दैट डू वेरी। फिर आपका जो चैप्टर्स है वो शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द अदर पेजेस। तो वैसे ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसके फ्रंट पेज पे तो लिखा हुआ है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बाद इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स का नाम है दैट इज़ पार्ट, और टोटल पार्ट हैं इसमें। पहले ओरिजिनली अगर बात करें तो 22 थे, और अब की अगर बात करें तो अब 25 हो चुके हैं। जब 1950 में इम्प्लीमेंटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की तो उस टाइम पे 22 पार्ट थे, यानी कि 22 यूनिट्स थे, जैसे बुक से अगर कंपेयर करें। अब के टाइम पे अगर देखोगे तो टोटल 25 पार्ट्स हो चुके हैं। फिर मैंने आपको बोला कि जैसे एक यूनिट है उसके चैप्टर होते हैं, तो उसी तरह से इन पार्ट्स के भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो ओरिजिनली तो 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, पर आज के टाइम पे देखोगे तो 448 आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी होती गई बीच बीच में। अमेंडमेंट की वजह से नए नए आर्टिकल्स ऐड होते गए, तो अब ये तो बढ़ते रहेंगे। अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 448 आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं ओवरऑल। तो ये जो हेडिंग डाल रखा है ना हमने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, यानी कि पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट 1 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आपसे UPSC के एग्जाम्स में लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था विद रिस्पेक्ट टू एमरजेंसी, की एमरजेंसी कौन से पार्ट में मेंशन करा गया है। तो इस वजह से आपने ध्यान रखना है कि पार्ट्स के क्या क्या नाम है। तो सबसे पहला जो पार्ट 1 है, पहला चैप्टर है दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। टोटल आर्टिकल्स इसमें देखोगे तो 4 हैं। आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक चलेंगे। चलिए जी, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आपको मिल जाएगा, और किस किस के बारे में बात करी गई है? यूनियन और उसकी टेरिटरीज। अब देखो यहाँ पे 3 शब्द हम समझेंगे। सबसे पहले दैट इज कन्फेडरेशन, दूसरा है फेडरेशन, और तीसरा है यूनियन। जो स्ट्रेंथ होगी वो इस तरफ को इंक्रीज करने वाली है, यानी कि यूनियन जो है वो सबसे स्ट्रांग होगा। कन्फेडरेशन, जैसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कोई राजा दूसरे की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी कोई पर्चा लग रहा है, वहाँ पे तो लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, और फाइट के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी ज़मीन किस राजा के पास जाने वाली है। तो कन्फेडरेशन काफ़ी वीक हुआ करता था, इसमें चेंजेस होते रहते थे। एक राजा कभी दूसरी ज़मीन ऑक्यूपाई कर रहा है, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पाँचवीं। वहाँ पर कोई पेज नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वहाँ का राजा बोलेगा आपको आके कि हाँ जी मेरी टेरिटरी आपकी हुई। जो लड़ाई में हार गया उसकी टेरिटरी स्ट्रांग वाले राजा की हो जाया करती थी। तो कन्फेडरेशन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं बहुत टाइम तक, जो जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तब भी थोड़े बहुत मिलते हैं। फिर उसके बाद कन्फेडरेशन ओवरऑल क्या है, सबसे ज़्यादा वीक देखने को मिलेगा, आपको कमज़ोर मिलेगा। फिर आता है सेकंड पे फेडरेशन। कन्फेडरेशन के कंपैरिजन में फेडरेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है। फेडरेशन में एक पर्चा होता है, पर्चे के ऊपर कंट्रीज़ के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत यूनियन भी एक पर्चे पे ही था पहले, जो बाद में 15 कंट्रीज़ बनी ना डिसइंटीग्रेशन पे, जिनको आप लर्न करते हो एल्बम GAA, या फिर आग से याद रख लेना K²UT²। कौन कौन सी? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और यहाँ पे आ जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो ये जो 15 कंट्रीज़ बनी थी ना, तो इसी पर्चे को तोड़ा गया था
कि आज से हम बोलते हैं खुद को इंडिपेंडेंट। तो सोवियत यूनियन टूटा था, ये क्या था पहले, ये फेडरेशन था। तो कन्फेडरेशन से स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ फेडरेशन, बिकॉज इसमें एटलीस्ट एक एग्रीमेंट तो था, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर तो लगेंगे, पूछा तो जाएगा आपको। तो इफ़ कंपेयर टू द कन्फेडरेशन, फेडरेशन इज़ लिटिल स्ट्रॉन्गर। और थर्ड जो हम बात कर रहे हैं यूनियन, और हमने जो पार्ट 1 की बात करी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इंडिया जो है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यूनियन। अब यूनियन जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जैसे सिक्किम ने बोला एक टाइम पे कि मुझे इंडिया का पार्ट बनना है, पहले तो 1974 तक, 75 तक, लगभग 1975 तक हम क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्टोरेट के अंदर रखते हैं। प्रोटेक्टोरेट का मतलब है जैसे डोमिनियन स्टेटस आप अज्यूम करके चल सकते हो कि हम आपको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, और आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको हम देखते रहेंगे। तो प्रोटेक्टोरेट में था, हमारी प्रोटेक्शन के अंडर था। पर जैसे ही 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आता है तो सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। अब सिक्किम कल को बोले मुझे दोबारा से अपना देश बनाना है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, तो इंडिया जो है वो यूनियन है स्टेट्स का, यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। एक बार स्टेट बन चुकी है तो वो इंडिया के अंदर चेंज हो सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश से निकल के आया तेलंगाना, कब आया था, 2014। तो मतलब अंदर जो है वो आप चेंजेस कर सकते हो, किसी की बाउंड्री चेंज कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरा नया स्टेट बना सकते हो, ऑल्ट्रेशंस हो सकती हैं। पर कोई बोले कि हमें अलग देश बनाना है तो वो चीज़ नहीं होगी। तो यूनियन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या लिखा, यूनियन वर्ड लिखा। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया पहले इंग्लिश में लिखा, दैट इज़ भारत, यानी कि हिंदी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ऐड कर दी है। शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जो इंडिया है दैट इज़ भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा। सारी की सारी स्टेट्स एक बार पार्ट बन चुकी हैं इंडिया की, अब वो अपना देश अलग से नहीं बना सकती। तो इससे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर हमें पता चलता है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाएगा, कोई भी रेगुलेशन बनाई जाएगी, तो दो चीज़ें नहीं टूटनी चाहिए, वन इज़ इंटीग्रिटी और दूसरी है यूनिटी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता नहीं टूटनी चाहिए। तो आर्टिकल 1 में क्या बोला गया पार्ट 1 के, कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो हमारा भारत है, यानी कि स्टेट से मिलके हमारा भारत बना हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर हमें एम्फेसाइज करना है कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसका क्या क्या मतलब है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। फेडरेशन में एग्रीमेंट साइन हुआ करता था, कन्फेडरेशन में तो कोई रूल ही नहीं था। तो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है सिसीड करने का कि हमें कल को अलग से इंडियन यूनियन से अलग होना है। और जो इंडिया है, इंडिया ने ऑप्ट किया था यूनियन रादर देन फेडरेशन। फेडरेशन, अब देखो फेडरेशन के ही तहत सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, कितना बड़ा एरिया हुआ करता था। बाद में बची 15 स्टेट्स, ठीक है, वो एल्बम GAAK² UT² और रशिया जो था हमारा, तो ये 15 कंट्रीज़ बाद में बनी थी। तो ये फेडरल कंट्रीज़ थी, सारी फेडरेशन पे बन रखी थी, फेडरल नहीं, फेडरेशन के ऊपर बन रखी थी, एक एग्रीमेंट के तहत बन रखी थी। तो इंडिया ने तो वो ऑप्ट ही नहीं किया, इंडिया ने तो ऑप्ट ही यूनियन कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है। और जितनी भी टेरिटरी है वो सारी इंडिया को बिलोंग करती है। और फर्दर इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरीज़ को भी एक्वायर कर सकता है, जैसे सिक्किम को हमने किया था 1975 में। हुआ क्या था, 1949 में हमारा जो पड़ोस में पहले एरिया हुआ करता था वो तिब्बत था। अगर ऊपर वाले रीजन में देखें, नॉर्थ और थोड़ी सी इस तरफ नॉर्थ ईस्ट वाली ऊपर की साइड देखें तो तिब्बत हुआ करता था। पर चाइना ने एट्रॉसिटी कॉज करी, एनेक्स कर लिया तिब्बत को इलीगल तरीके से। तो सिक्किम को यही डर था कि कल को हमें भी ये यहाँ पे एनेक्स करने के लिए ना आ जाए। तो इसी वजह से इंडिया से डिमांड करी थी कि हमें क्या करना है, आपका सिटीज़न बन जाना है, ठीक है। फिर लोगों को कंफर्टेबल करवाया गया कि क्या लोग सच में आना चाहते हैं, क्योंकि हम तो यूनियन फॉलो करते हैं। इसी वजह से इतना टाइम हमने सिक्किम को दिया कि आप पहले हम प्रोटेक्टोरेट आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारी आर्मी आपके पास रहेगी, पर क्या रहेगा, पहले आपके सिटीजन्स को कंफर्टेबल होने देते हैं कि वेदर दे वांट टू लिव इन इंडिया और नॉट। तो इसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी गई 1975 में, और तब जाके जो सिक्किम था इट बिकेम अ स्टेट इन इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है। यहाँ पे सिर्फ लैंड टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है, पर इंडिया के आसपास की सारी टेरिटरी आ जाएगी। अब देखो ये अंडमान एंड निकोबार, आपके लक्षद्वीप, ये सारे हमारी टेरिटरी के अंडर आते हैं ना। इसके अलावा पानी भी तो है, इंडियन ओशन का कुछ हिस्सा। जब हम एनवायरमेंट वाला पार्ट देखेंगे वहाँ पे हाई सी ट्रीटीज़ हम पढ़ते हैं। वाटर को भी हमने डिवाइड कर रखा है कि टेरिटोरियल वाटर कितना होगा, कॉन्टिनेंटल वाटर कितना होगा, उसके आगे चले जाओगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहाँ तक होंगी, तो वो डिवाइड कर रखा है
तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना है। तो यहाँ पे सॉवरेंटी ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलनी चाहिए। इंडियन टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एज़ पर आर्टिकल 1, तो एक तो सारी स्टेट्स आ जाएंगी आज के टाइम के हिसाब से 28, यूटीज़ आ जाएंगी, और टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर, ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा। कल को मान लो इंडिया पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, और पाकिस्तान बोले कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है दोबारा से, तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए तो इंडिया उनको प्रोटेक्टोरेट में ही रखेगा, पहले देखेगा कि वेदर सिटीजन रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट, तो उसके बाद उसको एक्वायर करेगा। तो सिक्किम भी ऐसे ही हमने एक्वायर किया था, एक्वायर नहीं बोलेंगे, रेफरेंडम भी हुआ था, सिटीजन्स ने वोटिंग करी थी कि हाँ जी हमें पार्ट बनना है इंडिया का। तो ये है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के अंदर आपको नेम एंड टेरिटरी मिल जाएगी यूनियन की। आर्टिकल 2, इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई फॉरेन टेरिटरी अगर आपको इंडिया के अंदर ऐड करनी है तो दैट कैन बी एडेड एज पर आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 में क्या करोगे, तो इंडिया के ही अंदर अगर स्टेट्स में चेंजेस करने हैं, आंध्र प्रदेश ने 2014 में बोला कि हमें एक और स्टेट यहाँ से बनानी है, दैट इज़ तेलंगाना, तो आर्टिकल 3 के तहत हुआ था वो। तो यहाँ पे नई स्टेट बनाई जा सकती है, ऑल्ट्रेशन करी जा सकती है एरिया की, बाउंड्री की, या फिर नाम भी चेंज किया जा सकता है। जैसे उड़ीसा हुआ करता था पहले, ठीक है, अब उड़ीसा है, उड़ीसा और उड़ीसा, अब उड़ीसा है, स्पेलिंग्स चेंज है। वैसे ही पहले पौंडीचेरी था, अब पुडुचेरी हो रखा है, तो नाम चेंज हो सकते हैं। तो दे आर अंडर आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 कहता है कि जब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 पे काम चल रहा होगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। तो जो आर्टिकल 368 आप पढ़ते हो, अमेंडमेंट्स जब आप पढ़ते हो, तो उसके तहत आर्टिकल 2 और 3 एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, क्योंकि बाकी आर्टिकल्स जब चेंज होते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इंटरफेयर करते हैं, पर आर्टिकल 2 और 3 के तहत प्रेसिडेंट इंटरफेरेंस नहीं शो करते। अब देखेंगे कैसी कैसी स्टेट्स हुआ करती थी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 तरह की स्टेट थी। सबसे पहले था पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर कौन कौन सी स्टेट थी, पार्ट बी के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स थी, सी के अंदर कौन सी थी और डी के अंदर कौन सी थी, उनको ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो पार्ट ए हुआ करता था आपका, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब है कि पूरे के पूरे वो किसके अंडर आ चुके थे, ब्रिटिशर्स के अंडर। जो पार्ट बी हुआ करता था, ये अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थी, पहले की प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब यहाँ पे राजा लोग अभी भी बैठ रहे थे और इनको चला कौन रहा था, ब्रिटिशर्स चला रहे थे, तो नाम के राजा लोग थे, तो दैट कम्स अंडर पार्ट बी। और वैसे ही था पार्ट सी हमारे पास। पार्ट सी में आते थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, और साथ में जहाँ से ट्रेड वगैरह हुआ करता था, ज़्यादा ट्रेड का या ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करती थी, वो सारे कहाँ पे आगे थे, वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर। और डी में थी हमारी यूटी, यूनियन टेरिटरी, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐसी इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी ट्राई सर्विसेज है, मतलब एयरफोर्स भी मिलेगी आपको, आर्मी भी मिलेगी, नेवी भी मिलेगी। तो पार्ट ए के अंदर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस मिल जाएंगे। कौन कौन सी स्टेट्स थी, तो सारे तो नहीं अभी याद करने, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। मैप के ऊपर अगर देखोगे पार्ट ए को, तो यहाँ पे आ गया असम वाला एरिया, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, यहाँ पे आ जाएगा मद्रास, ये बॉम्बे, ये था आपका सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी वाला जो रीजन था, पहले यूपी वाला रीजन जो था उसको यूनाइटेड प्रोविंस ही बोलते थे। 2000 में यहाँ पे फिर स्टेट निकलती है उत्तराखंड की, फिर यूनाइटेड प्रोविंस का बन गया यूपी और आपका उत्तराखंड। उसके अलावा आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये सारे किसके अंडर थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करते थे ये एरियाज़। 3 तो वही हैं अगेन, जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थी, बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था। वैसे ही आपका पार्ट बी देख लो। पार्ट बी में अगर देखोगे तो मध्य भारत अगेन, तो सेंट्रल प्रोविंस जो है वो दोनों का ही पार्ट है। इसके अलावा हैदराबाद आ जाएगा, ऊपर जाओगे जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, मैसूर वाला एरिया आ जाएगा, उत्तराखंड वाला रीजन, पेप्सू आ गया, ठीक है। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन हुआ करता था 1966 में। यहाँ पे भी शाह कमीशन बैठेगा, अभी देखेंगे उसके बारे में, अभी बस पेप्सू याद रख लो। पंजाब वाली जो जोन है ये सारी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ वाला एरिया, ये सारा यहाँ पे था पार्ट बी के अंडर। और त्रवनकोर और कोचीन आ गया, यहाँ पे आ जाओ। सौराष्ट्र आ गया, गुजरात वाला रीजन आ गया, ठीक है। विंध्य प्रदेश आ गया, ये विंध्यान रेंजेस जहाँ पे आपको मिलेंगी, ये वाला पोर्शन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास का। तो ये सारी अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि ये ब्रिटिशर्स
के अंडर थे, पर यहाँ पे राजा लोग बैठा करते थे। फिर आता है आपका पार्ट सी, जिसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जिनको हमने बोला 1947 में ही हो रहा है ये। पर देखो कितनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, और इसी तरह से और भी अगर छोटी छोटी रियासतों को जोड़ दे तो टोटल हमारे पास इंडिया के अंदर 552 हैं। वैसे तो 552 में से 560 कितना हुआ ये, एक मिनट, 3 2 5 6 565 थी टोटल, पर 565 में से पाकिस्तान को तेहरा दे दी गई थी और हमारे पास बची थी 552। ठीक है, तो वो भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे अजमेर वाला हिस्सा आ गया, ये राजस्थान, भोपाल आ गया मध्य प्रदेश, बिलासपुर ये यूपी वाला है, कुर्ग आ गया, दिल्ली आ गया, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आ गया, कच्छ आ गया गुजरात वाला, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में आया करते थे। और एक आ गई आपकी यूटी कहाँ पे है, ये वाला रीजन आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट के अंडर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एनेक्स टेरिटरीज, जो भी एनेक्सेशन हो रखी थी जिन टेरिटरीज़ की, यानी कि गोवा वगैरह भी हैं, अभी इसमें लिबरेशन नहीं हुई है, 1961 में जाके फ्री होने वाला है गोवा फ्रॉम द पोर्टुगल्स। तो ये सारी सिचुएशन बन रखी है हमारे पास 1947 को। तो आप देखोगे कि ये जो स्टेट्स हैं ये तो बड़ी उलट पुलट सी हो रखी हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को बोला कि आपको ना स्टेट्स को ठीक करना पड़ेगा। तो अब देखो, इनको वीपी मेनन के साथ और साथ में हेल्प करी थी इनकी माउंटबेटन ने, इन दोनों ने हेल्प करी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन रियासतों को एक करने के लिए, स्टेट्स बना दी जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, पार्ट ए बी सी डी तक बना रखे हैं, पर बहुत क्लटर्ड सा है काम, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने अब टारगेट आ गया 552 का, 13 रियासतें तो पाकिस्तान को दे दी, 552 इंडिया के अंदर बच गई, सारी की सारी ऐड होगी। पर 3 लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। जैसे एक था जूनागढ़ वाला, जूनागढ़। अब याद करो ब्रिटिशर्स क्या बोल के गए थे, ब्रिटिशर्स बोल के गए थे कि आपके पास 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस कौन कौन सी हैं, कि या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है, या तो इंडिया के साथ रहो, या फिर पाकिस्तान में चले जाओ। ये लोग बोल रहे हैं सारे कि हमें रहना है आज़ाद, या तो कश्मीर या तो पाकिस्तान में। तो आज़ाद तो नहीं रख सकते इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे हैदराबाद में करवाया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत आर्मी को भेजा गया था पुलिस की यूनिफॉर्म में। अगर आर्मी को भेजते हो तो मिलिट्री रूल हो जाता, अब बाहर की कंट्री से प्रेशर आ जाता है इंडिया के अंडर, राइट, कि आप ऐसे ज़बरदस्ती एनेक्स नहीं कर सकते। तो ऑपरेशन पोलो किया, और ये जो निज़ाम था हैदराबाद का, इसके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वगैरह प्रेजेंट था, पैसा खूब था, आर्मी भी थी अपनी इवन। तो इसके तहत ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को ऐड कर लिया गया इंडिया के अंदर। पहली रियासत डन, 552 थी टोटल, इसमें से 549 हमने देखा कि इजीली ऐड होगी थी। अब एक और ऐड हो चुकी है, वो है आपकी हैदराबाद। फिर आया जूनागढ़ वाला। जूनागढ़ वाला बोलता कि राजा तो यहाँ पे मुस्लिम था, पर जनता यहाँ पे हिंदू थी ज़्यादा। यहाँ पे हमने रेफरेंडम करवाया, वोटिंग सी कराई, और रेफरेंडम में रिजल्ट पाया कि जनता तो इंडिया में रहना चाहती है। तो एज़ पर रेफरेंडम जूनागढ़ भी ऐड हो गया। लो जी, एक और यहाँ पे ऐड हुआ जूनागढ़ वाला एरिया। अब आया आपका टॉप पे कश्मीर वाला पार्ट। कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे हरी सिंह हुआ करते थे, और हरी सिंह कहते हैं कि मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है, और ये खुद हिंदू थे, पर यहाँ पे जनता आपको ज़्यादा मुस्लिम मिलेगी। और जो हरी सिंह के एडवाइज़र्स थे वो सारे मुस्लिम्स थे, वो सपोर्ट कर रहे हैं हरी सिंह को कि नहीं, कश्मीर को हम आज़ाद ही रखेंगे। पर यहाँ से पाकिस्तान ने इन्वेजन शुरू कर दिए, और ये जो कश्मीर वाला एरिया था इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और आज के टाइम पे आप गिलगिट बाल्टिस्तान और ये पंजाब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को यहाँ पे आप स्टडी करते हो। तो ये सारी सिचुएशंस हुई, और जब ये एट्रॉसिटी का लेवल इंक्रीज़ हुआ, फिर आए हरी सिंह भागते भागते सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि सर मुझे प्लीज़ ऐड कर लो। फिर यहाँ पे लिखवाया गया एक पर्चे के ऊपर, जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर्चे पे लिखाया गया कि मैं हरी सिंह, मैं बोलता हूँ कि जो कश्मीर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कश्मीर बन गया पार्ट ऑफ इंडिया। पर दिक्कत एक ही हुई कि यूनाइटेड नेशन में ये केस चला गया। जब पाकिस्तान ने अपना क्लेम शो किया कहाँ पे, कश्मीर वाले एरिया में, तो जवाहरलाल नेहरू की तरफ से भी स्टेटमेंट जाती है, यूनाइटेड नेशन में ये केस दर्ज हो जाता है, और ये केस आज तक लटका हुआ है। और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला प्रॉब्लम है ये आज भी हम देखते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या क्रोनोलॉजी रही स्टेट फॉर्मेशंस की, इनको हम देखेंगे कल वाले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक